नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की संसद में पेपर लीक को लेकर कड़े कानून पर चर्चा जारी है। देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। सरकार सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को जेल भेजने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन विद्वान विपक्षी मंडली को छात्रों का भविष्य दिखता है या नहीं दिखता, मैं कंफर्म नहीं हूं। हां, लेकिन यह जरूर है कि उन्हें अपने विशुद्ध राजनीति की चिंता बहुत है। इनका काम सिर्फ एक है, संसद की चर्चा में रोड़ा अटकाना, देश को गुमराह करना। छात्रों के प्रोटेस्ट के वक्त विपक्ष ने क्या कहा? कहने लगे कि पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाओ, तब चर्चा करने देंगे। चलिए भाई, सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफा ले लिया। इसके बाद लगा कि अब छात्रों के हित में पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम काम करेगा। देश को लगा कि अब तो संसद में विपक्ष पक्ष मिलकर एक बहुत कड़ा कानून बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन कहते हैं 2.5 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। 2 दिन की कार्रवाई में आज सिर्फ आधे दिन की चर्चा पूरी हो पाई है और सदन में चर्चा अभी भी जारी है। मैं कहूंगा पीसीआर को जरा लाइव विजुअल्स भी दिखाएं आपको। ये थोड़े से पुराने विजुअल्स आपको वो दिखा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ नए संशोधन पर रचनात्मक चर्चा कब होगी? या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा? या अगर नियत में ही खोट है तो साफ साफ कह दीजिए कि चिंता कुर्सी की है, बहाने तो हजारों मिल जाते हैं राजनीति करने के लिए। और ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट से। संसद में बात देश के भविष्य की हो रही है, लेकिन देश की राजनीति आरोप और प्रत्यारोप में फंसी हुई है। विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री के सम्मान से नाराज हो गए। अरे भाई, बात छात्रों की करनी है, शिक्षा मंत्री के सम्मान की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मतलब मुद्दों को भटकाने के लिए जलेबी छाना जा रहा है। क्या यही है स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी? इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने संसद में खड़े होकर यूपीए सरकार के वो काले चिट्ठे खोलकर रख दिए, जिसे सुनकर कांग्रेस और बाकी दलों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। आप खुद सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा यूपीए कार्यकाल के बारे में। 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल था। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज
और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामकोटि जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। इससे पहले विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, वो भी आपको सुनवाते हैं। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसीलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. बीजेपी कह रही है कड़ा कानून लाकर इसको संगठित अपराध जो बनाया गया है इसको कंट्रोल किया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि इनके ही शासन में पेपर लीक एक संगठित अपराध बना और इस संगठित अपराध को खत्म करने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मानते हैं विपक्ष के रेजिम में संगठित अपराध बना, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आपने क्या किया? आपने सिर्फ कानून दिया। क्या 12 साल की सरकार किसी संगठित अपराध को खत्म नहीं कर सकती है? सवाल विल पावर को लेकर है। जो सरकार 370 हटा सकती है, लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकती है, वो पेपर लीक के माफियाओं को भी खत्म कर सकती है। और सवाल विपक्ष के एजेंडे को लेकर भी है। जेनजी के आंदोलन के बाद ही विपक्ष को क्यों याद आया कि धरना प्रदर्शन करना है या सड़क पर लेट जाना है? ये तो पहले भी कर सकते थे। मुद्दा छात्रों की भलाई का नहीं है, मुद्दा वोट बैंक का है, अपनी राजनीति का है। एक तरफ 12 साल का सूखा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सूखा 10 साल का होने वाला। क्या करें? सत्ता भी मजबूरी दिलाती है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ महेश वर्मा, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद फरहान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका।
संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आपका। मैं डिबेट की शुरुआत सबसे पहले महेश वर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। चूंकि आपकी सरकार है, किसी भी कानून या किसी भी संगठित अपराध कानून को लाने और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए 12 साल का वक्त बहुत होता है। ठीक है, आप 2024 में कानून लेकर आए, इससे पहले कोई केंद्रीय कानून नहीं था, इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बात के लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 12 साल तक कोई एक संगठित अपराध खत्म क्यों नहीं किया जा सका? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है राज्य का विषय है। कोचिंग वालों के जरिए कहीं पेपर लीक होता है, कहीं कोई स्टाफ पेपर लीक करता है। अब सरकार जो है सबसे पहले यही काम किया कि उसको जब ये दिखाई दिया कि राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में जहां पर लीक तो हो रहे थे लेकिन किसी प्रकार से उसकी सूद नहीं ली जा रही थी, कोई नकेल नहीं कसी जा रही थी, तो फेडरल सिस्टम में तो सबसे पहले सरकार जो है उन चीजों को देखती है कि भाई जिसके जरिए जो है राज्य सरकार अगर कंट्रोल और कमांड कर रही है अच्छे से, उसमें हम कम से कम इंटरफेयर करें। हालांकि संविधान की जो सूची है उसमें दोनों तरफ से केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में लगातार आपको सुन के हैरानी होगी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति थे, एक शिक्षक थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी अध्यक्षता में 1951 में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का रिकमेंडेशन आज तक कभी लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार से 11 कमेटी बनी, 11 कमीशन बना, और किसके ऊपर बना? एंटी पेपर लीक के ऊपर बना, परीक्षा में नकल के ऊपर बना, परीक्षा के व्यवस्था के ऊपर बना, लेकिन कभी भी किसी के कान पे जू नहीं रही। अब मैं तो कह रहा हूं कि यही कपिल सिब्बल जब शिक्षा मंत्री थे तो क्या हुआ? अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2016 तक 14 बार जो है छात्र आंदोलन हुआ परीक्षा लीक पर, और मार मार डंडे बरसा बरसा के जो है लिटा दिए। लालू यादव का देख लीजिए, 1998 से लेकर 2005 तक गोलियां तक चली। अब आ जाइए कि अभी हाल में पंजाब में जो हुआ, बच्चे आईसीयू में पड़े हुए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। वो तो बच्चे है ही नहीं, वो तो छात्र है ही नहीं, वो जेएनजी है ही नहीं। लेकिन जहां संवेदनशीलता है, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसमें संवेदनशील होने का प्रमाण दिया, और जो सरकार जो 75 साल में नहीं हुआ, आज जब वो हो रहा है तो उसके ऊपर बजाय अपने सार्थक कोई विचार जो सरकार कश्मीर से पत्थरबाजों का सफाया कर सकती है, कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करा सकती है, वो सरकार एक संगठित अपराध नहीं खत्म कर सकती है। कर सकती है। आपने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय, मैं मानता हूं लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय, सारे दर्शक मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, मेरे पैनलिस्ट मानते हैं राज्यों का विषय है। तो फिर एनआईए क्या कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? एनआईए राज्यों में जाकर आतंकी मामलों की छानबीन करती है कि नहीं करती? अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है तो फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो केंद्रीय संस्था है उसको राज्यों में जाने का अधिकार क्यों है? क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। क्या हमको एक ऐसी संस्था नहीं बना सकते जो पैन इंडिया से मामलों को इन्वेस्टिगेट करे? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या रही कि इस देश में इस तरह के एंटी नकल या एंटी पेपर लीक के मामले में जो कानून था उसमें जनरलाइज था, 420 का था, अपराध वृत्ति का था, जिसमें आसानी से जमानत मिलते थे और बेलगाम होके। और ये कौन लोग थे? ये शिक्षा माफिया थे, जिनके जरिए जो है पूरी तरह से जो है राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती थी, बढ़ावा और चढ़ावा के तहत जो है ये सारी व्यवस्था चलती थी। उसके ऊपर नकेल कसने का जो पहली बार काम किया वो केंद्र सरकार में 2024 में हुआ, और 2024 में एक ऐसे कानून का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें कम से कम धाराएं ऐसी होती थी जो जघन्य अपराध करे, ऐसे कुकृत्य करे, उनके खिलाफ जो है एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत जो है इसको ट्रीट किया गया। अब उससे भी सख्त कानून बने, सख्त कानून जो है आए, और ये जो आंदोलन अभी हाल का जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जो पूरे देश के करोड़ों हमारे जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जिनकी अपेक्षा है कि हाँ ये सरकार जो है संवेदनशील है, हमारी बातों को मानी, हमारी चीजों को समझा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।